नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं डेवलपमेंट टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले कंटेंट वाइज हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो हमने कंटेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं क्या वो सही पढ़े हैं, क्या उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस जो आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो किस तरीके से आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो प्रैक्टिस सेट 2 के नाम से होगा और यूपी टेट स्पेशल होगा, जिसमें हम यूपी टेट 2011 से लेकर 2020 तक अब तक जितने भी प्रश्न यूपी टेट वालों ने डेवलपमेंट टॉपिक से पूछे हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एक कलेक्शन होगा, जिससे आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चंस जो है एग्जाम में किस तरीके से बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा कि क्या आपने सही तैयारी की है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में आपके लिए किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाल विकास से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए, यानी कि संवेगात्मक विकास इसका मतलब इमोशनल डेवलपमेंट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है, वो हमें छांटने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, मतलब कक्षा कक्ष कैसी होनी चाहिए, जो स्वतंत्र होनी चाहिए, बच्चा हो या टीचर हो कोई भी अपनी बात को रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कार्य, माता पिता का कार्य है। और तीसरा ऑप्शन आपके लिए है कि कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, यानी कक्षा कक्ष कैसे होने चाहिए, अनुशासित होने चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, मतलब कक्षा कक्ष कैसे होने चाहिए, टीचर्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, टीचर जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से ऑर्डर देना चाहते हैं उस तरीके के होने चाहिए। तो देखिए, पहली बात, टीचर कभी भी ऑर्डर नहीं देंगे क्योंकि टीचर्स का रोल ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन था आपके लिए कि नियंत्रित परिवेश। नियंत्रित परिवेश मतलब आप बिल्कुल अनुशासित परिवेश नहीं रख सकते, उससे क्या होगा कि बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होगा, बच्चा अपने आप को स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन था आपके लिए कि यह माता पिता का कार्य, टीचर का कार्य नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए सही हो जाता है कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, मतलब कक्षा कक्ष कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जहां पर बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, उसकी अपनी जो चॉइस है उसके अनुसार वो आपसे बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर सके। इसलिए इस क्वेश्चन का पहला आंसर सही हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बता भी रखा है कि कक्षा कक्ष कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, जहां पर वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, मतलब एक ग्रुप में स्वीकार करते हैं हम, ऐसे कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान आता है। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था का मतलब आप जानते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी पूर्व बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं। और आपको पता है कि हरलॉक साहब ने बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड 2 से 6 वर्ष होता है, इसी को ही इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान कौन से ग्रुप में स्वीकार्य, यानी कि ग्रुप में स्वीकार करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, भाई बहन एवं अध्यापक। तो बताइए आप कि क्या बच्चा 2 से 6 वर्ष यानी 3 वर्ष 4 वर्ष के आसपास जब होता है या 2 वर्ष के आसपास होता है तो क्या वो अध्यापक के साथ कनेक्ट होता है? नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है कि अध्यापक एवं साथी, यानी जहां पर अध्यापक आ गया वो नहीं होगा, क्योंकि बच्चा इस समय जो है इनफॉर्मल एजुकेशन लेता है, वो स्कूल एजुकेशन लेने के लिए नहीं जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है साथी एवं माता पिता। ठीक है, तो साथी के साथ भी वो नहीं घूमता इस समय, क्योंकि वो घर के सदस्यों के साथ घूमता है, वो आस पड़ोस के सदस्यों के साथ, आस पड़ोस के बच्चों के साथ वो नहीं घूमता है। तो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास माता पिता
एवं भाई बहन। और ये ऑप्शन 2 से 6 वर्ष के बालक, यानी जब बच्चा 2 वर्ष या 2.5 वर्ष का होता है तो ज़्यादातर अपने माता पिता के साथ रहता है या फिर घर के मेंबर्स के साथ, उसके जो भाई बहन होते हैं उनके साथ होता है। तो इसीलिए सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें सारे चारों के चारों ऑप्शंस बेकार नहीं होते हैं, इसमें ऑप्शन सारे ठीक होते हैं, लेकिन उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है, यही साइकोलॉजी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चंस पर देखिए, थर्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परिवर्ती का मतलब होता है आपके लिए कि उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि किस स्टेज में बच्चा जो है आयु समूह यानी ग्रुप एज में आता है, यानी कि वो अपने ग्रुप के बच्चों के साथ जो वो खेलता है तो वो किस एज में होता है। परिवर्ती अवस्था के इसका मतलब होता है, यहाँ पर देखिए वर्डिंग में कंफ्यूज कर रहा है आपको। हिंदी में आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ये एग्जामिनर्स होते हैं बड़े शातिर दिमाग वाले होते हैं, ये आपके साथ शब्दों के साथ खेलते हैं, हर एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं और ये एक्सपर्ट होते हैं, ये शब्दों के साथ खेलते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पर आपको लेटर चाइल्डहुड दिया हुआ मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश जो वर्ड्स होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपके पढ़ने के बाद कहीं पर कंफ्यूजन बनते हैं तो आप उसका इंग्लिश वर्जन, यानी एग्जाम पेपर जो होगा आपका क्वेश्चंस पेपर वो बाइलिंगुअल होगा, तो उसमें आप इंग्लिश वर्जन को देखकर आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि इंग्लिश वर्ड को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था के दौरान, क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है वो प्री गैंग एज होता है, यानी कि वो गैंग का सदस्य नहीं होता है, बट जब वो उत्तर बाल्यावस्था में होता है तो वो गैंग का सक्रिय सदस्य हो जाता है, यानी गैंग के सदस्यों के साथ वो खेलता है, घूमता है, फिरता है। ठीक है, तो देखिए 11 से 18 वर्ष की बात करें, यानी कि ये किशोरावस्था है, तो ये बाल्यावस्था में आता नहीं है। और 18 से 24 वर्ष है, ये आपका प्रौढ़ावस्था होता है, ये भी नहीं हो सकता बाल्यावस्था। और जन्म से 6 वर्ष आपके बाल्यावस्था कभी नहीं होते, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष आपका होता है शैशवावस्था। तो इसका मतलब बाल्यावस्था का यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका है 6 से 11 वर्ष। और मैंने भी आपको बता रखा है कि 6 से 12 वर्ष। देखिए हर क्वेश्चंस के ऑप्शंस बिल्कुल डिक्टो वो नहीं मिलते, बट आपको यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन छांटना होता है और थोड़ा एवरेज देखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको 6 से 12 वर्ष बता रखा है उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड, और इन्होंने ऑप्शन में 6 से 11 वर्ष दिया हुआ है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछा गया है कि मानव विकास डैश है, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट वो क्या है, मात्रात्मक है, ठीक, या गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, एक या और दो। तो मैंने जैसे स्टूडेंट्स आपको बता रखा है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट को आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मेज़र भी कर सकते हैं और आप उसकी क्वालिटी यानी कि व्यवहार में चेंजेस को फील भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो डेवलपमेंट होता है, देखिए ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेज़र कर सकते हैं आप, ठीक, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो मेज़र के साथ साथ आप क्वालिटेटिव भी होते हैं, यानी कि उसकी आप क्वालिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, या व्यवहार में चेंजेस को आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब देख तो नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट वर्ड है ये मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक, यानी क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं। मैंने जब आपको लास्ट क्लासेस में करवाया होगा कि जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके डिफरेंसेस में मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था कि जो डेवलपमेंट होते हैं वो मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। और दोनों ऑप्शन कौन से ऑप्शन में डिफाइन करता है, तो फोर्थ ऑप्शन में, यानी एक और दो दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको एरियाज में किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं या फिर जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें एक इन्होंने बताया शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। देखिए संज्ञानात्मक जो वर्ड है ये आपके मेंटल डेवलपमेंट से रिलेट करता है, सामाजिक आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बट मैंने कहीं पर भी आपको आध्यात्मिक विकास के बारे में बात नहीं की है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत, ठीक।
सेकंड ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक विकास आप जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास आप जानते हैं मेंटल के साथ रिलेट करता है, और संवेगात्मक आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और नेक्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब इसमें चारों ऑप्शंस आप जानते हैं। थर्ड ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक। देखिए इसमें भी आध्यात्मिक आ रहा है और मनोवैज्ञानिक भी आ रहा है। इसका मतलब ऐसा कोई विकास होता नहीं है और ना ही मैंने आपको बताया, तो ये ऑप्शंस भी नहीं हो जाएगा। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, यानी मनोवैज्ञानिक देखते साथ आप इसे भी क्लिक करेंगे तो ना तो फोर्थ ऑप्शन होगा, ना थर्ड ऑप्शन होगा और ना ही फर्स्ट ऑप्शन होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि विकास के 6 क्षेत्र पढ़ते हैं हम, एक होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, एक होता है आपका मेंटल डेवलपमेंट, एक होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, एक होता है आपका सोशल डेवलपमेंट, एक होता है आपका मोरल डेवलपमेंट और एक होता है आपका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो उसके अंतर्गत 4 डेवलपमेंट हम उसमें पढ़ चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर नंबर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 6 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए 6 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विकास शुरू होता है, देखिए डेवलपमेंट कब शुरू होता है, तो ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, जो कि आप जानते हैं बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक, चलिए देखते हैं। पहली बात स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, आप क्वेश्चंस के ऑप्शन देखने के साथ साथ उसे टिक नहीं करेंगे जब तक आप चारों ऑप्शंस को पढ़ ना ले, क्योंकि ऐसा होता है कि जो साइकोलॉजी में सारे ऑप्शंस गलत नहीं होते हैं, लेकिन उसमें आपको बेस्ट छांटना होता है। हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तीसरे नंबर पर हो या चौथे नंबर पर हो, इसलिए आप एक बार ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद डिसाइड करें। तो थर्ड ऑप्शन पर जाते हैं। देखिए शैशवावस्था से मोकन कालो दिन, इसका मतलब ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था से। तो देखिए आपको पता है डेवलपमेंट बच्चे का कब से स्टार्ट हो जाता है, प्री नेटल स्टेज यानी गर्भधारण से, और गर्भधारण का ही दूसरा नाम होता है प्रसव पूर्व अवस्था। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। देखिए संज्ञानात्मक बात चल रही है, इसका मतलब संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कहते हैं। जब हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा डिटेल में कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। बट इसको अभी आप ध्यान रखें कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो कहीं ना कहीं मेंटल मानसिक विकास के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से आप कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह में। तो देखिए बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को, यानी कि बच्चा अपना मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए, अपनी मानसिक दशा को ठीक करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो कहाँ जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का सर्वाधिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से आप कहाँ परिभाषित करते हैं, तो आप जाते खेल के मैदान के साथ। बट यहाँ पर सिर्फ आपसे बात की जा रही है मेंटल डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और ऑडिटोरियम में आप संज्ञानात्मक विकास डेवलप नहीं करते और घर में भी नहीं करते। अगर घर में आप संज्ञानात्मक विकास करते तो फिर आप स्कूल नहीं जाते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। यानी कि जब बच्चा विद्यालय जाता है या कक्षा में जाता है तो वो क्या करने जाता है? वो नॉलेज गेन करने जाता है, वो कुछ सीखना चाहता है इस जीवन के बारे में। तो वो संज्ञानात्मक यानी ज्ञान से रिलेटेड चीजें करने के लिए कहाँ पर जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विकास कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक विकास के लिए फिर हम ऑप्शन जाते हैं खेल के मैदान में, क्योंकि वहां पर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, मोरल डेवलपमेंट भी होता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी होता है, और इसी तरीके से सभी डेवलपमेंट जो है वो खेल के मैदान में होता है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, तो वो विद्यालय एवं कक्षा में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा एरर है, ये पार्ट आपके पास यहाँ क्वेश्चंस में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, और पहला ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए बाल्यावस्था। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग मिस्टेक्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य
हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके लिए किशोरावस्था है, सेकंड ऑप्शन आपके लिए प्रौढ़ावस्था है, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन आपका है किशोरावस्था, थर्ड ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था और फोर्थ ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो देखिए समवयस्क यानी कि हम उम्र बच्चों के सक्रिय सदस्य, सक्रिय का मतलब होता है कि उस एज के बच्चों के साथ ही वो क्रिया करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर बात आ जाती कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य होते हैं, तो वो आप बाल्यावस्था में जा सकते थे, बट इन्होंने बोला है कि समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, तो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने ग्रुप में ही रहते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो प्रौढ़ावस्था में नहीं होते, ना पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं और ना ही बाल्यावस्था में होते हैं, वो होते हैं किशोरावस्था में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्शन फर्स्ट है किशोरावस्था। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपसे नाइन्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, यानी डैश की अपेक्षा, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार क्लियर कर दूं, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। तो देखिए 12 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष में 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप मान लीजिए बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेते हैं और 12 से 14 वर्ष की आयु में आते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, तो उसमें बॉयज़ की जो वृद्धि है वो थोड़ी रुक जाती है और गर्ल्स की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है इस एज में 12 से 14 वर्ष में। और वहीं पर अगर मैं 14 से 18 वर्ष की बात करूं तो 14 से 18 वर्ष में लड़कों की वृद्धि बहुत तेज़ी से होता है लड़कियों की अपेक्षा, यानी लड़कियों से थोड़ा सा ज़्यादा, लड़कियों की थोड़ा कम होते हैं इस एज में वृद्धि। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में बात करूँ 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा, यानी लड़कों की अपेक्षा, यहाँ पर बात आएंगे लड़कों की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या होना चाहिए, लड़कों, ठीक। तो लड़कों के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए लड़कियां हैं ये पहले ऑप्शन में, ये नहीं होगा, और लास्ट ऑप्शन में भी लड़कियां हैं तो ये नहीं होंगे, यानी दोनों में देखते हैं एडजस्ट करके। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की 12 से 14 वर्ष में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक। उसके बाद 14 से 18 वर्ष में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की बहुत तेजी से होती है। तो इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन आपका एडजस्टेबल होगा, जो कि थर्ड ऑप्शन भी एडजस्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब जब 12 से 14 वर्ष की आयु में आते हैं तो लड़कों की ग्रोथ से ज़्यादा लड़कियों की ग्रोथ होती है, और जब 14 से 18 वर्ष में आते हैं तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होते हैं। तो इसीलिए इस 9th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए, सेकंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन, और देखते हैं कि 10th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए 10th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे गए कि बाल विकास के अध्ययन में निम्न में से किन बातों को शामिल किया जाता है। देखिए जब आप बाल विकास का अध्ययन करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, तो किन बातों को ध्यान रखते हैं, तो आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, यानी कि जो आपने डेवलपमेंट टॉपिक में जो स्टेजेस पढ़े हैं, चरण पढ़े हैं, डेवलपमेंट के क्षेत्र पढ़े हैं, तो ये सब किसी लिए पढ़ते हैं आप, ये स्टेजेस जो आप पढ़ते हैं कि खेलने की आयु कौन सी है या फिर प्री गैंग एज कौन सी, इसका मतलब ये होता है कि जो एज के अकॉर्डिंग बच्चों में चेंजेस होते हैं उस चीज को आप जान पाए। क्योंकि जब आप कक्षा में पढ़ाएंगे और बच्चे आपके समक्ष होंगे और वो 6 वर्ष का बच्चा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 वर्ष के बच्चे की IQ लेवल कितनी हो सकती है, वो कितनी चीज़ों को सोच सकता है, समझ सकता है। तो इसीलिए आप आयु के साथ होने वाले जो परिवर्तन हैं उसके बारे में जानते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। देखिए जो बालक में परिवर्तन होते हैं एक निश्चित एज के अकॉर्डिंग, उसका क्या रिलेशन होते हैं, वो क्यों आप पढ़ रहे हैं। और सी ऑप्शन है कि बालक में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि जो बालक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए किस प्रकार की अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी एंड परिवेश जन्य प्रभाव यानी एनवायरनमेंट उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाल विकास आपके 15 नंबर है और उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक भी आपके पास, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी है। तो ये सारे जो मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में कंफर्म किए हैं, ये हम डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, जो ये टॉपिक आपके लिए दिए गए हैं इसीलिए पढ़ते हैं कि जो चेंजेस होते हैं बच्चों
के आयु के अकॉर्डिंग वो जानना आपको ज़रूरी है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ, यानी कि जैसे जैसे एजेस उसके बढ़ते हैं उसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, इस बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बच्चों को समझ पाएंगे। और थर्ड ऑप्शन ये है कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं, आनुवांशिकता और परिवेशजन्य प्रभाव जो है ये उत्तरदायी होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन जिस ऑप्शन में होंगे आपके पास वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है ए एंड बी, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। बी एंड सी ये भी नहीं हो सकता। ए एंड सी ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी ये सभी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये सभी। क्लियर है? तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि मैंने जो आपको कंटेंट बताए और जो मैंने क्लासेस के दौरान आपके साथ डिस्कशंस किया है वो सारे पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चंस में आ रहे हैं और इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है। तो विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार एवं इत्यादि का विकास भी शामिल है। देखिए जब विकास की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ते हैं तो आपका दृष्टिकोण सही होने चाहिए, स्वभाव आपके सही होने चाहिए, रुचियों में यानी आपको रुचियों में भी ध्यान रखना होगा बच्चों में, और उनकी आदतों में भी ध्यान रखने होंगे। तो विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियां, आदत, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। यानी कि ये सारे विकास जो है वो विकास के अंतर्गत, और मैंने आपको बता रखा है कि जो विकास है वो व्यापक शब्द है, इसमें सभी चीज़ें आते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी देखिए ऑप्शन ए एवं बी, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ए बी एवं सी ये भी नहीं होगा। बी सी डी ये भी नहीं होगा। सारे ऑप्शन जिस ऑप्शन में होंगे वो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। तो 11th क्वेश्चन का आंसर होगा ये सभी, यानी चारों ऑप्शंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होते हैं। देखिए जो आपके पास छोटे बच्चे होते हैं उनके मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट एंड कॉग्निशन डेवलपमेंट, मेंटल से रिलेट होता है कॉग्निशन डेवलपमेंट, तो छोटे बच्चों में कॉग्निशन डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट सर्वाधिक मददगार किस में होते हैं? तो सामाजिक विकास में होते हैं, शारीरिक विकास में होते हैं, संवेगात्मक विकास में होते हैं और भाषाई विकास में होते हैं। तो देखिए अगर आप मेंटल डेवलपमेंट यानी उसका मन अगर अच्छा होगा बच्चे का, तो मन कब स्वस्थ होगा उसका, यानी मन के लिए सबसे ज़्यादा विकास कौन सा मददगार हो सकता है? तो सामाजिक विकास, यानी सामाजिक विकास ठीक होगा तभी उसका मन ठीक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इमोशनल डेवलपमेंट, यानी इमोशनल डेवलपमेंट ठीक होगा तो उसका माइंड ठीक होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट ठीक होगा तभी उसका माइंड ठीक होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि वो पहले शरीर से स्वस्थ हो बच्चा। जब व्यक्ति का शरीर ठीक होता है तब उसका मन भी ठीक होता है और उसे नॉलेज लेने की भी इच्छा होती है। तो अगर यहाँ पर छोटे बच्चे ना आकर किसी भी व्यक्ति की भी बात हो जाती तो भी उस व्यक्ति का शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका मन स्वस्थ होगा और तभी आपको कुछ सीखने का मन करेगा। इसका मतलब 12th क्वेश्चन का सही आंसर है शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं और 13 क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? देखिए सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ और अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कब आप अर्थ के साथ अधिगम करते हैं, सीखते हैं, और ये प्रोसेस विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है, यानी डेवलपमेंट के किस स्टेज से सार्थक अधिगम आरंभ होती है? तो वो है किशोरावस्था से, वयस्क अवस्था से, शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से। तो देखिए जब आपका डेवलपमेंट शुरू होता है और आप अर्थ के साथ चीज़ें सीखते हैं तो वो सबसे पहले स्टेज क्या होता है? शैशवावस्था से, क्योंकि अधिगम तो आप स्टार्टिंग से करते हैं। मान लीजिए शैशवावस्था का टाइम पीरियड होता है आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष। ठीक, अब मान लीजिए इस स्टेज में बच्चा है और बच्चे के सामने आपने किसी बर्तन में रख दिया आपने मिठाई, और बच्चे ने मिठाई को देखा और उसको लिया और उसको खाना स्टार्ट किया, तो वो पहले एक बार खाएगा मिठाई को, फिर दोबारा लेने की कोशिश करेगा। बट मान लीजिए कि आपने बच्चे के सामने रख दिए करेले, ठीक है, और बच्चे के सामने आपने करेले रख दिए, बच्चा क्या करेगा? पहले करेले को खाएगा और फर्स्ट टाइम जैसे वो मुंह में देगा और वो करेले यानी जब उसे कड़वा लगेगा तो दोबारा इस चीज़ को वो नहीं उठाएगा। इसका मतलब वो अधिगम तो कब से करता है? जन्म से ही करता है।
बट वो कैसे करता है, सार्थक अधिगम, यानी कि जो उसका अर्थ निकलता हो। तो इसीलिए सार्थक अधिगम में अगर हम देखें किशोरावस्था, शैशवावस्था, वयस्क अवस्था, बाल्यावस्था, चारों अवस्थाएं आ गए हैं। अब वयस्क अवस्था में ही अर्थ के साथ अधिगम करता है तो छोटे बच्चे भी करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाल्यावस्था में जब करता है तो शैशवावस्था में भी करता है, किशोरावस्था में करता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब चारों ऑप्शनों में आपके सामने शैशवावस्था है तो पहले आप शैशवावस्था के साथ जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर शैशवावस्था नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता बाल्यावस्था, क्योंकि शैशवावस्था के बाद कौन सा आता है, बाल्यावस्था। तो 13 क्वेश्चन क्या है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है, तो वो शैशवावस्था से आरंभ होती है, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष। तो आई होप आपको 13 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है, सभी बच्चे की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग तथा खेल गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है। यानी कि जब बच्चे खेलते हैं, स्वतंत्र रूप से खेल खेलते हैं, अनौपचारिक खेल खेलते हैं, औपचारिक खेल खेलते हैं, योग करते हैं या खेल से रिलेटेड जो भी गतिविधियां करते हैं, तो उसमें सहभागिता यानी कि एक दूसरे के साथ जो सहयोग की भावना है, ये क्यों आवश्यक है। तो शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, सामाजिक विकास के लिए, उपयुक्त सभी से। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर कि स्वतंत्र खेल, अनौपचारिक, औपचारिक, योग, खेल गतिविधि, सभी। जब बच्चा खेलता है तो उसका शारीरिक विकास होता है, और जब उसका शरीर स्वस्थ होता है तो उसका माइंड भी ठीक होता है, और जब उसका माइंड ठीक होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलता है, तो उसका सामाजिक विकास भी होते हैं। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन जो है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही बैठता है। इसका मतलब इस क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा 4th, उपयुक्त सभी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका 15 क्या है। तो 15 क्वेश्चन नंबर पर चलिए और देखते हैं कि बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी बाल विकास के जो विभिन्न आयाम होते हैं, इसके जो क्षेत्र होते हैं और इनके अधिगम के साथ संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, कि बाल विकास जो आपने पढ़े हैं उसके जितने भी क्षेत्र होते हैं और अधिगम के साथ इसका क्या रिलेशन, इसके संबंध में एक कथन है आपके पास जो असत्य होंगे। तो देखिए असत्य में पहला ऑप्शन है आपके लिए कि विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध होते हैं एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने विकास के जो आयाम पढ़े, यानी कि आयाम को हम बोलते हैं क्षेत्र। तो विकास के जो भी आप क्षेत्र पढ़े उसमें आपने 6 टाइप पढ़े हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास और आपका संवेगात्मक विकास। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी कि अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे तब आपका मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो आपको जो है आपका इमोशंस भी सही होगा, और जब आप इमोशंस आपके सही होंगे यानी कि आप खुश रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे, तो सामाजिक विकास भी होगा, और सामाजिक विकास होगा तो आपका नैतिक विकास भी होगा, नैतिक विकास होगा तो आपका भाषाई विकास भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन पर जाते हैं कि बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया। देखिए बालकों का विकास मैंने आपको बता रखा है कि जो डेवलपमेंट होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। जब माँ गर्भ धारण करती है तभी उस बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है, और जब तक वो इस पृथ्वी पर होता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक उसका डेवलपमेंट लगातार चलता रहता है। वो अलग बात है कि हम उसको नोटिस नहीं करते हैं, जो व्यक्ति नोटिस करते हैं वही इंसान होते हैं वास्तव में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। देखिए इन्होंने बताया कि शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। यहाँ पर जो इन्होंने बताया ना विशेषकर छोटे बच्चों में, बात सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं है, यहाँ पर बड़ों की भी अगर हम बात करेंगे तो शारीरिक विकास यानी कि जब आप शरीर से स्वस्थ होते हैं तब आपका मन स्वस्थ होता है, और जब आपका मन स्वस्थ होता है तब आपको ज्ञान लेने का भी मन करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही है। और इन्होंने आपसे पूछा है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम के साथ संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे कथन सत्य है तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं आपका असत्य हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। आपने देखा कि किस तरीके से आपने डेवलपमेंट टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, जो मैंने आपके लिए
किताबों से ढूंढ कर निकाले हैं, उन पॉइंटों को यदि आप बहुत अच्छे से 2-3 बार रीड कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल का टेट दे रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट टेट को दे रहे हैं, आपके लिए हर एक क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझकर सही ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इसी वे में आपको हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट कराऊंगा, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और इस पर आधारित स्टूडेंट्स हम और भी एक सेट लेकर आएंगे और उसके बाद एक यूपी टेट स्पेशल का सेट लेकर आएंगे, जिससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चंस आपके किस तरीके से आएंगे और एक तरीके से आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड कम से कम 40 से 45 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होंगे। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो ये आपके सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा योगदान देने वाले हैं, क्योंकि सुपर टेट के सिलेबस में जो 20 नंबर है वो आपके टेट से रिलेटेड ही हैं। बस 10 नंबर के लिए आपको अलग से तैयारी करने होते हैं और कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ बीटीसी के सिलेबस से कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको क्लियर करना होता है। तो मैं आपको सुपर टेट में भी इसी तरीके के कंटेंट के साथ आपके सामने आता रहूँगा। आई होप आपको ये मेरा तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तरीका आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।